डॉक्यूमेंटेशन का वो ये भी हो सकता है कि हम फ़ोटोज़ और वीडियोज़ का इस्तेमाल करें। एक तो डॉक्यूमेंटेशन वो है जिसमें हमने सेकेंडरी सोर्सेज को कलेक्ट किया कि किसी और ने पिक्चर ली है, वीडियो ली है, न्यूज़पेपर्स में आया है। लेकिन क्योंकि हम एक्टिविस्ट हैं, मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन हम लोग जो हैं यहाँ पर बहुत लोग हैं जो कि एक्टिविस्ट हैं, और हम लोग जो हैं हिंसा को देखते रहते हैं, अन्याय को देखते रहते हैं और विक्टिम से मिलते रहते हैं। तो पिक्चर का इस्तेमाल जो है, पिक्चर और वीडियो का इस्तेमाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है इस कार्य के लिए। अगर हम पिक्चर की बात करें तो पिक्चर्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। एक मैंने यहाँ पर पिक्चर डाली हुई है जो आपने से बहुत लोगों ने इस पिक्चर को देखा होगा। ये वियतनाम के वॉर के टाइम की पिक्चर है जो कि सफरिंग बता रही है कि कितनी ज़्यादा उस समय पे थी। और इस पिक्चर का जो है, इस फोटोग्राफ का जो है एक योगदान रहा था, जो उस समय जो एंटी वॉर सेंटिमेंट्स थे कि जो लोग वॉर नहीं चाहते थे, जो अमेरिका को चाहते थे कि वो वॉर को बंद करे, उसके वो जो डिस्कोर्स था उसमें जो है इसने बहुत फ़ोटो ने प्रभाव डाला। और इवन इंडिया में अगर हम देखें तो ये वाली जो पिक्चर थी जब गुजरात के टाइम पे जो कार्नेज हुआ था 2002 में, तो ये दो जो पिक्चर हैं वो बहुत ही पॉपुलर हुई थी। एक तरीके से दर्शाती थी कि क्या स्थिति थी वहाँ की। एक तो ये विक्टिमाइजेशन दिखा रही है ये वाली पिक्चर, और ये वाली पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जो हिंदुत्व का जो मैनिफेस्टेशन हुआ था इस आइडियोलॉजी का, वो स्पष्ट रूप से सामने आया था। अब अगर हम इस डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो सबसे पहला सवाल आता है कि क्या कैमरे का इस्तेमाल किया जाए। और ये कहा जाता है कि सबसे अच्छा कैमरा वो है जो आपके पास है जब आपको उस कैमरे की ज़रूरत है या किसी भी कैमरे की ज़रूरत है। कोई बड़े कैमरे की ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। और यही नहीं, मैं सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में ये नहीं बात कर रहा कि कोई भी पिक्चर चलेगी, मैं बात कर रहा हूँ एक वो पिक्चर जो कि क्रिएटिव है, ऐसी है जिसका इस्तेमाल कोई न्यूज़पेपर भी करे, और ऐसी वीडियो फुटेज जिसका इस्तेमाल मेन स्ट्रीम मीडिया भी कर सके कि वो इतनी अच्छी क्वालिटी की हो। और जो हमारे पास फ़ोन होते हैं, इस पे जो कैमरा होता है, मैं कहूँगा वो सबसे अच्छा कैमरा है क्वालिटी वाइज नहीं, क्योंकि हमारे पास ये कैमरा हमेशा है। और ये जो एक बात है कि सबके पास आज एक कैमरा है, ये एक रेवोल्यूशन ला सकती है कि हर एक व्यक्ति इस काबिल है कि वो फ़ोटो ले सके और वीडियोस ले सके। आप जहाँ पर भी हो, जिस भी समय में हो, और वहाँ पर कोई ऐसी घटना घटती है या आप किसी विक्टिम से मिलते हैं, तो आप तुरंत ही अपने इस कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत से लोग करते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो उसकी क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती। जो वीडियो फुटेज हमें मिलती है, जैसे कुछ समय पहले जब दिल्ली में आरएसएस के ऑफिस झंडेवाला में एक स्टूडेंट्स ने कोई प्रोटेस्ट किया था, और वहाँ पे जो है पुलिस ने जो है वायलेंस दिखाया था, राइट, बिना किसी प्रोवोकेशन के उन्होंने मारना पीटना शुरू किया, इंक्लूडिंग लड़कियों को भी उन्होंने। यस, तो उसके फुटेज आए सोशल मीडिया में, बहुत हमको देखने में मिले, बट इतने शेकी थे वो कि मुश्किल होता था। जनरली स्पीकिंग हाँ पता लग गया कि क्या हुआ था, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा अच्छे फुटेज हमें मिल सकते थे अगर वहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा होता जिसको अपने फ़ोन के कैमरे का अच्छा इस्तेमाल करना आता। तो मैं दो चीज़ें के यहाँ पर बात करूँगा। पिक्चर्स लेना अपने फ़ोन से कैसे अच्छी ले सकते हैं, और वीडियोज़ लेना कैसे आप अच्छे वीडियोज़ अपने फ़ोन के साथ ले सकते हैं। और मैंने जो है दोनों किया है, अपने फ़ोन से पिक्चर्स और वीडियोज़ मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए रिकॉर्ड किए हैं और पब्लिश हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये पहचानें कि एक अच्छी पिक्चर क्या है, और दूसरा ये बात होगी कि हम उस अच्छी पिक्चर को कैसे लें। बट सबसे पहले अगर आपने कोई भी फोटोग्राफ है जो
किसी न्यूज़पेपर को भेजी और उसका जब फोटो एडिटर उस पिक्चर को देख रहा है, वो क्या किन चीज़ों के लिए क्या चीज़ें देखेगा, क्या एलिमेंट्स हैं एक अच्छी पिक्चर के। सबसे पहली बात जो होती है फोटोग्राफी में, कैमरा वैमरा टेक्निकल चीज़ें सारी छोड़ के, कि फ्रेमिंग कैसी है। नाउ फ्रेमिंग से हमारा क्या मतलब है, एक तो होता है हम जो रोज़ की भाषा में बोलते हैं फ्रेम, मतलब कि जो फोटो फ्रेम है, आई मीन एक तरीके से सही है, लेकिन फ्रेमिंग जो है, फ्रेम जो है, फोटोग्राफर जब बोलता है उसका मतलब है कि उसने क्या निर्णय लिया है कि क्या सब चीज़ें फ़ोटो के अंदर आएँ। जो पूरे जो फ़ोटो का एरिया है उसको फ्रेम कहते हैं। और फ्रेमिंग से हमारा मतलब होता है कि कैसे निर्णय लें कि क्या हम अपने फ़ोटो में रखें और क्या ना रखें। मैं ये देखता हूँ कि लोग जब फ़ोटो लेते हैं उनका जो है बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड होता है कि मैंने इनकी फ़ोटो लेनी है, नज़र आए और बटन दबा दिया, इतना आसान नहीं है एक अच्छी पिक्चर लेना। आप एक फ़ोटोग्राफ को एक लेख से तुलना कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आप लेख लिख रहे हैं, उसमें 50 शब्द तो हैं जो आप लिखना चाहते थे और 500 शब्द ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, और वो शब्द भी आपके लेख में आए हुए हैं। तो उस लेख को आप कैसा समझेंगे? टोटली कंफ्यूजिंग, गंदा लेख मानेंगे, चाहे वो 50 शब्द आपके अच्छे हों। तो आपके लेख में कोई भी ऐसे शब्द नहीं होते जिनका वहाँ पर कोई अर्थ ना हो या जिनकी कोई मीनिंग ना हो। एक पर्पसफुल तरीके से हम अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से जब हम फोटोग्राफ लेते हैं तो हर चीज़ जो मेरे फ्रेम में है वो जानबूझ के लाई गई है कि मैंने निर्णय लिया है कि ठीक है, इतना मैं दिखाऊं और इतना ना दिखाऊं, राइट। तो सबसे पहला उसका जो रूल है कि एक फोटोग्राफ में एक सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट जो है यहाँ पर लेख से भी आप तुलना कर सकते हैं, जैसे कि आपका टाइटल या एक फोकस। लिखने में बोला जाता है अगर आपके पास 2 मुद्दे हैं तो आप 2 लेख लिखिए। दोनों मुद्दों को एक लेख में आप जोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो लेख जो है फिर अच्छा लेख नहीं हो सकता। उसी तरीके से फोटोग्राफी में है कि मेरा फोकस, फ्रेम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन मेरा फोकस जो है वो एक चीज़ या एक व्यक्ति या ग्रुप के ऊपर है। और जब कोई मेरी उस जो मैंने फ़ोटो ली है उसको देखता है तो उसको फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड भी ना लगे जानने के लिए कि सब्जेक्ट ये है। ये नहीं कि देखना पड़े पूरा कि क्या क्या मेन सब्जेक्ट है इस फोटोग्राफ का। तो एक अच्छी पिक्चर वो है जिसमें फोकस है, एक फोकस है कि एक चीज़ को सबसे ज़्यादा दर्शाने की कोशिश की गई है और बाकी चीज़ें जो हैं उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, राइट। और दूसरा है सेंस ऑफ प्लेस, कि कहाँ पर आपने जिस भी व्यक्ति या जिस चीज़ की फ़ोटो ली है वो फ़ोटो दर्शाती है कि वो कहाँ पर ली गई है। अगर मान लो मेरे को यहाँ पर एक पिक्चर लेनी है किसी की, या आपको मेरी फ़ोटोग्राफ लेनी है कि मैं यहाँ पर मैंने सेमिनार में कुछ बताया, तो अगर आप मेरी सिर्फ इतनी फ़ोटोग्राफ ले, मान लो ये आपका फ्रेम है, तो किसी को क्या पता लगेगा कि मैं कहाँ पे था? आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए? वाइडर लेना पड़ेगा थोड़ा, ताकि थोड़े लोग आ पाएँ, राइट। बट चैलेंज ये भी होगा कि ऐसा कैसे कि इतने सारे लोग हैं लेकिन ध्यान जो है लोगों का मेरी ओर जाए, सेंस ऑफ प्लेस भी हो और फोकस भी हो। अभी आप देख रहे हैं कि सिर्फ मैं खड़ा हुआ हूँ, बाकी लोग बैठे हैं, तो जो चीज़ अलग है उसकी ओर ध्यान जाएगा किसी भी व्यक्ति का। लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि अगर आपने फ़ोटोग्राफ लेनी है, एक खड़ा है बाकी बैठे हैं, लेकिन जो बैठे हुए हैं उनमें से एक, मान लो कन्हैया कुमार यहाँ पर बैठे होते हैं, सिंह कल या परसों आए थे, आपको उसकी मेन लेनी है कि कन्हैया कुमार ने एक सेमिनार में हिस्सा लिया लेकिन वो उस समय बोल नहीं रहे थे, बैठे हुए थे। आपको ध्यान उनकी ओर आकर्षित करना है, लेकिन मैं खड़ा हुआ हूँ। कह सकते हैं आप कि मैं compete कर रहा हूँ आपके सब्जेक्ट के साथ। तो आपका काम है एज अ फोटोग्राफर
कि कुछ ऐसा क्रिएटिव करना कि ध्यान उनकी ओर जाए और मेरी ओर ना जाए। कई तरीके हैं। एक तो फोकस का तरीका होता है कि शार्पनेस, आप एक फोटोग्राफी में कहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड, कि कुछ चीज़ तो फोकस में है लेकिन बैकग्राउंड फोकस में नहीं है। लाइटिंग का होता है कि कहाँ पे लाइटिंग ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा लाइट है ऑफ कोर्स वहाँ पे आँख पहले जाएगी। सब्जेक्ट एक होता है और उस सब्जेक्ट जो आपका है, इंटेंडेड सब्जेक्ट है, उससे कोई और अटेंशन ना चोरी करे, अटेंशन उसी पे आए। तो जब आप देख रहे हैं तो फोटोग्राफ को एक गाइडेड टूर माना जाता है कि मैं एज अ फोटोग्राफर आपको एक गाइडेड टूर दे रहा हूँ उस पिक्चर के ज़रिए। मैं निर्णय ले रहा हूँ कि आप पहले कहाँ देखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फोटोग्राफी में मैंने देखी है, जो जिन्होंने फोटोग्राफी नहीं सीखी वो करते हैं, कि वो हेड रूम बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं। कि अगर ये मेरी पिक्चर लेनी है तो मेरे ऊपर इतना हेड रूम है, ज़्यादा है, ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक के ख़त्म हो सकता है। बट डिपेंड करता है कि आप क्या, कुछ कल किसी ने यहाँ पर कोई फोटोग्राफर है उन्होंने ली थी, यहाँ पर कोई बैठे हैं, बट पूरा का पूरा ये आ रहा है। बहुत अच्छी फोटोग्राफ थी, बहुत हेड रूम था, बट उसका एक पर्पस था कि वो यहाँ पे भी दिखाना चाहते थे कि क्या हो रहा है, और साथ में जो वहाँ पर लोग बैठे थे। तो बहुत अच्छा निर्णय था, उन्होंने रूल ब्रेक किया। रूल ब्रेक करते हैं हम क्रिएटिविटी के लिए, इसलिए नहीं कि हमें उस रूल का पता ही नहीं था और हमने उस रूल का पालन नहीं किया। तो रूल ब्रेक करना अच्छी बात है, लेकिन क्रिएटिव रीज़न के लिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल होता है फोटोग्राफी का फ्रेमिंग के लिए, उसको कहते हैं रूल ऑफ थर्ड्स। आप में से किसी ने सुना हुआ है रूल ऑफ थर्ड्स के बारे में? या ओके, गुड गुड। या तो ये मान लीजिए आपका फ्रेम है, पता नहीं आपको यहाँ पर लाइंस कितनी अच्छी नज़र आ रही हैं। आप उस फ्रेम को 3 भागों में बांटिए, इक्वल, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। लाइक ये फ्रेम है मेरा, 1 2 3 हॉरिजॉन्टली, और ऐसे वर्टिकली 1 2 3। तो अब जब मैं एज अ फोटोग्राफर अपनी पिक्चर को देख रहा हूँ तो मेरे पास जो है वो फ्रेम बटा हुआ है 3 भागों में, ऐसे और ऐसे, दोनों तरीक़ों से। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर कोई रेक्टेंगुलर चीज़ है, कोई भी रेक्टेंगुलर फोटोग्राफ हो आपको दिखाई जाए, तो आपकी आँखें जो हैं वो आसानी से सेंटर पे कभी नहीं आएंगी, आपको स्ट्रेन पड़ेगा बिल्कुल सेंटर में देखने में रेक्टेंगल के। स्क्वायर इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट मोस्ट ऑफ द अक्सर जो हमारी पिक्चर हैं वो रेक्टेंगल में है, और उसमें जो है नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल सेंटर में लाके रखते हैं। वो अच्छा, वो बहुत ही मेन क्रिएटिव रीज़न से लाया जाता है। आप रूल ब्रेक करते हैं जब आप किसी को अपने सब्जेक्ट को सेंटर पे रखते हैं। नॉर्मली क्या करना होता है, ये जो बीच की जो 2 लाइंस हैं, ये जो हैं बेस्ट हैं अपने सब्जेक्ट को रखने के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि ऑफ सेंटर पे रखना है, लेफ़्ट या राइट। अब ये कैसे निर्णय लेंगे, लेफ़्ट या राइट? नॉर्मली क्या होता है, उदाहरण के तौर पे अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ और आप पिक्चर ले रहे हैं, तो आप फ्रेमिंग ऐसे करेंगे कि जो ज़्यादा स्पेस है, एक साइड ज़्यादा स्पेस होगा, एक साइड कम होगा। ज़्यादा स्पेस उधर हो जिधर मैं देख रहा हूँ, ना कि ऐसे। एक फ्रेमिंग ये हो सकती है, दूसरी फ्रेमिंग ये हो सकती है। ये करेक्ट फ्रेमिंग है एक नॉर्मल पिक्चर के लिए। ऐसे आप तब जाएंगे जब आपको दिखाना हो कोई विक्टिम है जिसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये एक तरीके से क्लॉस्ट्रोफोबिया को सिंबलाइज करता है। अगर मैंने ऐसे फ्रेमिंग की कि वो आदमी या औरत या जो भी हैं वो उधर देख रही हैं जहाँ पर स्पेस नहीं है, उनके पीछे ज़्यादा स्पेस है, वो एक नेगेटिव पिक्चर है जिसका एक अपनी अहमियत है, लेकिन हम क्रिएटिव रीज़न से ऐसी पिक्चर को लेते हैं। नहीं तो हम जहाँ पर वो देख रहे हैं सब्जेक्ट, उधर की ओर हम ज़्यादा स्पेस रखते हैं। रूल ऑफ थर्ड्स में ये भी होता है कि हम चीज़ों को लाइन के अलाइन करने की कोशिश करते हैं। मान लो आप एक पिक्चर ले रहे हैं, आप यहाँ की पिक्चर ले रहे हैं, मेरे को इधर से
फ़ोटोग्राफ लेनी है जो आगे मेरे बैठे मेरे को नज़र आ रहे हैं। तो मेरे को ये लाइंस नज़र आ रही हैं, राइट। ये जो डेस्क है सामने वो लाइंस बना रहा है। तो मैं कहूँगा कि ठीक है, इसको मैं 1/3 में फिल करूँगा, राइट। इस में क्या होगा, इसमें मेरे सब्जेक्ट्स आएंगे और जो टॉप है दैट कैन बी जस्ट एम्प्टी स्पेस या जितना भी एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर भी क्या कर रहा हूँ, जो चीज़ें मेरे फ्रेम में हैं उनको अलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ उन लाइंस के साथ, जो इमेजिनरी लाइंस हैं मेरे माइंड में, फ्रेम में, 2 हॉरिजॉन्टल और 2 वर्टिकल, जो इक्वल डिस्टेंस है उनका एक दूसरे से। जो आपके पास डिवाइस है उसमें मैक्सिमम साइज़ ऑलवेज, मेरे इसमें अलग ऐप्स हैं, उसमें जो है मैंने बूस्ट किया हुआ है 600% क्वालिटी। उसमें रिड्यूस भी कर सकते हैं, स्पेस ज़्यादा लेता है, लेकिन 600%। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप एडिटिंग करते हैं या जब आप जिसको आपने फ़ोटो दी है छपने के लिए या सोशल मीडिया के लिए, तो उसमें जो है कभी कभार हमें क्रॉप करना पड़ता है। बाद में हम निर्णय लेते हैं कि मेरे ख्याल से इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको थोड़ा काट दूंगा। जब भी आप काटते हैं तो उसमें क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। लेकिन अगर आपकी पिक्चर बड़ी है, मैक्सिमम साइज़ में ली है, तो आपको क्रॉपिंग ईजी होती है और क्वालिटी को आप लूज़ नहीं करते। अब हम फिर बात करेंगे कि एक्सपोजर की। एक्सपोजर मतलब कि लाइट कितनी है आपके फ्रेम में, आपकी पिक्चर में। और लाइट को एक फोटोग्राफर 3 भागों में बांटता है, हाइलाइट्स, शैडोज़ एंड मिड टोन्स। हाइलाइट्स वो एरिया हैं जहाँ पर लाइट बहुत है। जब आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर भी आपको बहुत जगह पर ये तीनों शब्दों का इस्तेमाल आप पाएंगे। हाईलाइट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा, यहाँ पर हाईलाइट कहाँ कहाँ पर हैं, इधर है हाईलाइट, राइट। बहुत सारी जगह हैं जो एरियाज़ हैं जहाँ पर हाईलाइट्स हैं। देन शैडोज़, शैडोज़ मतलब जो डार्कर एरियाज़ हैं, कहाँ पे यहाँ पर डार्क एरियाज़ हैं। और इवन मेरे इसमें भी मैं कहूँगा ये शैडो है, दिस इज़ शैडो, राइट, क्योंकि ये डार्क कलर में है, राइट, या। और फिर आता है मिड टोन्स। मिड टोन्स है जो हाइलाइट्स और शैडोज़ के बीच का जितना भी रेंज है उसको मिड टोन्स कहते हैं। मेनली आप स्किन कह लो, किसी के शरीर में स्किन हो गया मिड टोन्स, ये हो गया शैडोज़, एंड आई में जो वाइट है वो आपका हो गया हाइलाइट्स। आप कह सकते हैं कि एक किसी ह्यूमन फेस का ब्राइटेस्ट पार्ट, डार्केस्ट पार्ट एंड देन इन बिटवीन, राइट। ये बहुत मदद करेगा अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं एडिटिंग के लिए, अगर आपको इन चीज़ों का पता हो। नाउ अब क्या परफेक्ट एक्सपोजर होता है। नाउ आपको ये जानने की ज़रूरत है कि जो हाइलाइट्स क्या करती हैं, लाइट क्या कर सकती है। ज़्यादा लाइट जो है वो डिटेल्स को किल कर देती है। ओवर एक्सपोजर फोटोग्राफी में कहा जाता है कि अगर ज़्यादा लाइट है, जैसे वाइट शर्ट पहनी है, आपको केयरफुल रहना है, ये ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती है। अगर ज़्यादा लाइट है तो इनके जो अभी फोल्ड नज़र आ रहे हैं आपको इनकी शर्ट पे, ये आपको दिखना बंद हो जाएगा। यानी क्या हो रहा है, डिटेल्स आप लूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा हाइलाइट्स हो रही हैं, हाइलाइट्स में प्रॉब्लम है आपके वहाँ पे। और अभी जो आप आंखों से देख रहे हैं इनके बाल के, आपको बिल्कुल स्ट्रैंड्स भी नज़र आ रहे हैं कि आपको पता है कि ये पतले पतले जो हैं ये बाल हैं, नज़र आ रहे हैं। अगर शैडोज़ में प्रॉब्लम है, क्या होगा, पूरा बाल पे इनको एक वन सिंगल ब्लैक वो हो जाएगा कि जैसे एक ब्लैक कोई चीज़ इनके सिर पे रखी हो, आपको बाल नज़र नहीं आ रहे कि जो आप अलग अलग देख सकते हैं, राइट। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि शैडो क्रश हो रही है, कि लूज़ कर रही हैं डिटेल्स, राइट। तो ये चीज़ ज़रूर देखने की कोशिश करनी चाहिए किसी भी पिक्चर में कि ओवर एक्सपोज्ड या अंडर एक्सपोज तो नहीं है, ब्लैक क्रश हो रहे हैं और वाइट जो है लूज़ कर रहा है अपने डिटेल्स को। अब ये डिटेल्स जो हैं कभी कभार एविडेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ब्लैक का क्रश होना और हाइलाइट्स का जो है वो डिटेल को लूज़ करना।
एंड देन फोकस इज़ वेरी सिंपल कि शार्पनेस है या नहीं है। फोकस इज सिंपली शार्पनेस फोटोग्राफ पे, और हर जगह पे शार्पनेस नहीं होती, कुछ शार्प एरियाज होते हैं, कुछ जो है ब्लर्ड भी होते हैं। कभी आप उसको जानबूझ के करते हैं क्रिएटिव रीज़न से, कभी जो है वो आपके हाथ में ये नहीं है। तो एंड देन वाइट बैलेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। वाइट बैलेंस सिंपली ये है कि कैमरा कैसे डिटरमिन करता है कलर्स को, राइट। कैमरा ऐसे डिटेक्ट करता है कि वो वाइट देखता है क्या है, ब्लैक क्या है और ग्रे क्या है आपके सीन में, राइट। कुछ उसकी अपनी कैलकुलेशन होती है बेस्ड ऑन सम साइंटिफिक रिसर्च, जो अक्सर गलत हो जाती है। लाइट्स पे डिपेंड होता है, 90% जो है वो गलत डिसीजन लेता है कैमरा। तभी आप जो है वो मैनुअल करना चाहते हैं कि कैमरा नहीं डिसाइड करेगा, मैं डिसाइड करूँगा क्या वाइट बैलेंस है इस रूम में। और वाइट बैलेंस को जो है कैल्विन में नापा जाता है, उसकी यूनिट कैल्विन होती है, 5000, 3200। और मेनली जो है ये कलर टेम्परेचर से होता है कि वार्म है या कोल्ड है। कोल्ड होता है ब्लूइश, वार्म होता है येलोइश एंड रेडिश, राइट। हर पिक्चर में जो है ये कलर कास्ट आ सकती है, लेकिन अच्छी पिक्चर वो है जिसमें वाइट वाइट है, ब्लैक ब्लैक है और ग्रे ग्रे है, रेड रेड है, ग्रीन ग्रीन है। ये एक फ़ोटोग्राफ है, आपको बहुत कम नज़र आएगी अभी, जो मैंने अपने फ़ोन से ली थी। एक आपका जो फ़ोन आपके पास है उससे भी आप अच्छी पिक्चर्स को ले सकते हैं, अगर आपको इसका सही से इस्तेमाल करना आता हो तो। अब देखते हैं कि अच्छी पिक्चर को कैसे लिया जा सकता है। सबसे पहली तो चीज़ है, जो भी आपको ऐप मिला है कैमरा का, आपने जो भी फ़ोन ख़रीदा उसमें एक अपना ऐप होगा कैमरा का, फ़ोटोग्राफ्स के लिए, वीडियोस के लिए। वो जो है आप आंख बंद करके बिना रिसर्च किए, समय बर्बाद किए जान सकते हैं कि वो अच्छा नहीं है। आपको एक ऐप की ज़रूरत है जो कि कैमरे के लिए ही बना गया हो, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि ये फ़ोन है प्राइमरीली, कैमरा नहीं है। एक कंपनी का अगर नज़रिए से देखें आप, जो फ़ोन्स को बनाती है, लेकिन जो ऐप बनाते हैं वो ऐसे ऐप बनाते हैं कि यही कैमरा है जो कि आपको जितना ज़्यादा उसमें फ़ीचर्स दे सकें वो देने की कोशिश करते हैं। कुछ बहुत सारे अच्छे ऐसे ऐप्स हैं जो कि पेड हैं, लेकिन अच्छी बात है कि ज़्यादा उनकी पेमेंट नहीं है। 250 रुपये, 300 रुपया, मैक्सिमम 700 रुपये, 600 रुपया, इसके अंदर अंदर आपको एक अच्छा प्रोफेशनल ऐप मिल सकता है। लेकिन अगर आप फ्री ऐप भी लेना चाहें, अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो एक है ओपन कैमरा, उसका ऐप का नाम है ओपन कैमरा। ये बहुत अच्छा ऐप है। और अगर आपके पास आईफोन है या आईपैड है, उसके लिए कैमरा ऑसम, ये फ्री हैं, कैमरा ऑसम। लेकिन अगर आपको पेड चाहिए तो मैं कहूँगा कि एक जैसे मेरे पास है कैमरा प्लस। इन फ़ोन से प्रॉब्लम ये होती है कि हैंड शेक बहुत होता है। अब हैंड शेक होने से क्या होता है, फोकस जो है वो ख़राब होता है। फ़ोटो कैसे खींचती है कि हर कैमरा में एक शटर होता है जो हमेशा बंद रहता है। यहाँ पे एक सेंसर है जो जिस पे लाइट रिफ्लेक्ट करेगी और वो डिजिटलाइज्ड होगी, और फिर उसको दोबारा से जो है वो कोड को ब्रेक करके एक पिक्चर का प्रोड्यूस किया जाएगा, राइट। तो वो जो चिप पे जो लाइट पड़नी है वो हमेशा एक शटर होता है जो बंद रहता है, और जब आप क्लिक करते हैं तो वो खुलता है और वापस बंद होता है, अलाउ करता है लाइट को और फिर बंद कर देता है। अब वो कितनी देर तक के खुलता है उसका निर्णय कैमरा लेता है, अगर आपके पास मैनुअल कंट्रोल्स नहीं है, और वो देखता है लाइट कितनी है। अगर डार्क है तो वो ज़्यादा देर तक के खुलेगा, क्योंकि ज़्यादा लाइट उसको चाहिए, जितनी देर रहेगा उतनी लाइट आएगी। अगर बहुत ब्राइट है तो वो कट से जो है शटर बंद होगा। अब इस पे क्या होता है कि जब शटर खुला है उतनी ड्यूरेशन में अगर आपका हाथ हिल गया तो आप ये सोच सकते हैं कि उसने दो चीज़ें रिकॉर्ड की, मैं इधर था और इधर था, तो क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा।
शार्प जो है मेरा आपका जो सब्जेक्ट है वो शार्प नहीं आ पाएगा आपके फ़ोन में। आपके किसी भी कैमरा है आपका, चाहे DSLR है या फ़ोन वाला कैमरा है, तो इसलिए ग्रिप पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग जो है ऐसे पकड़ते हैं, ये भी ठीक है, बट क्या होता है कि एल्बोज़ हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं स्टेबलाइज करने में। तो बेस्ट होता है कि अगर एल्बोज़ इन हो, यू नो, दिस इज़ द बेस्ट पोजीशन। ऐसे, दिस इज़ द बेस्ट पोजीशन, ना कि ऐसे। ऐसे जो है बहुत हैंडशेक होगा। इवन उस कैमरे में जो बड़े कैमरे हैं, आप ऐसे जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि मतलब अपनी कोहनी से अपने आप को दबाने की कोशिश करें जब आप ले रहे हैं पिक्चर, इवन जगह इसमें। और दूसरा, ऐसे पकड़ने में यहाँ पे मेरे को अक्सर प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल यहाँ पे लेंस है, कभी कभार मेरी फिंगर ऐसे आ रही है या ऐसे डेलिकेटली पकड़ रहा हूँ, और राइट सिचुएशन में अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, धक्का लगेगा और कैमरा गिरा, कोई उसके ऊपर से दौड़ के गया और एंड मेरा जो है कैमरा गया। मेरे को जो है सबसे अच्छा तरीका ये लगता है कि अगर आप ऐसे पकड़ें, लेंस यहाँ पे है, राइट, और आप इसको भी नहीं टच कर रहे हैं। यहाँ पर टच स्क्रीन होता है, तो अगर आप ऐसे पकड़ेंगे तो आपका फिंगर अननेसेसरीली कुछ फोकस हिला सकती हैं, या तो ऐसे करके पकड़ना जो है वो मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि इससे क्या है, और एल्बोज़ अंदर और ऐसे। अब ऐसे अगर धक्का लगा भी, मैंने इसको इतना टाइटली पकड़ा हुआ है और यहाँ से जो है मैं अपने थंब से क्लिक भी कर सकता हूँ, राइट। तो ऐसे करना, और दूसरा हाथ लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे आपके टच में फ़ोन के, उतना ज़्यादा आपका स्टेबलाइजेशन होगा। ऐसे नहीं ऐसे एल्बो के लिए इट्स योर स्टमक, और यहाँ के लिए जो है ऐसे। मेरे ख्याल से दिस इज़ द बेस्ट पोजीशन टू इवन टेक वीडियोस। ये जो है अच्छा आपका ग्रिप हो सकती है। अब जब फ्रेमिंग करते हैं तो उसमें लाइट का ध्यान देना ज़रूरी है। अब लाइट की जो है बहुत सिंबॉलिज्म भी है यहाँ पर। कोई भी व्यक्ति की, आप जिसकी भी इंटरव्यू कर रहे हैं या किसी की भी फ़ोटो लेनी है आपको, चाहे वो विक्टिम हो, चाहे वो एक्टिविस्ट हो, हीरो हो हमारे एक्टिविज़म वर्ल्ड के, एक चीज़ जो है आप हमेशा अज्यूम कर सकते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो अच्छा दिखना चाहता है, चाहे वो विक्टिम क्यों ना हो, राइट। मैंने सब लोगों को देखा है कि एकदम से जब उनको लगता है ना कि देखो कि अपने बालों को ठीक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आई मीन एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब मेरी फ़ोटोग्राफ ली जा रही है किसी भी पर्पस से, तो मैं जितना अच्छा लग सकूं उतना अच्छा लगूँ। और फोटोग्राफ़र होने के नाते आपका कर्तव्य है कि लोगों को वो दे। अब उसमें लाइट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो बेस्ट लाइटिंग है वो ये है कि एक सोर्स को पहले पता करना कि मेन सोर्स लाइट का क्या है, वो आपकी मेन लाइट होगी। 2 लाइट आपको मिनिमम चाहिए, मेन लाइट और एक सपोर्टिंग लाइट आप कह सकते हैं उसको, सेकेंडरी लाइट कह सकते हैं। यहाँ पर अगर मेरी फ़ोटो लेनी है तो मेन यहाँ पर जो है सोर्स ये है, और यहाँ पे जो है वॉल से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो बेस्ट जो है फ़ोटो वो मानी जाती है जिसमें एक साइड फेस में ज़्यादा लाइट हो, जो मेन लाइट हो, और फिर जो है वो आपकी दूसरी लाइट जो है वो दूसरी साइड पे पड़ रही हो, जो कम हो। उससे क्या होता है कि फीचर्स जो हैं किसी भी इंसान के ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं। को बेस्ट जो है ये आप कह सकते हैं। और शैडोज़ को देखना ज़रूरी होता है कि शैडोज़ कहाँ पे पड़ती हैं। हम शैडोज़ का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को छुपाने के लिए। किसी की डबल चिन ज़्यादा है बहुत, तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर शैडो आ जाए। किसी के कोई एक पर्टिकुलर फीचर अच्छा है, हम सोचते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा लाइट आए। लाइट से हम उभारते हैं और शैडो से हम छुपाते हैं, और देखते हैं कि किसी व्यक्ति के फीचर को क्या बेस्ट सूट करता है। बट ये ध्यान रखें कि अगर आप किसी को यहाँ से लाइट में देते हैं, बिल्कुल आप इधर आ जाते हैं, लाइट मेरे राइट या लेफ़्ट में है, तो उससे जो बहुत शार्प फीचर आते हैं, मेरे एक साइड बहुत ज़्यादा है, दूसरी साइड ऑलमोस्ट शैडो जा रही है, उसका मतलब होता है कि आप ईविल डिपिक्ट कर रहे हैं उस व्यक्ति को। कभी भी आप अपना सेलफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जूम मत करिए, नेवर एवर, कभी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप जूम करें।
अगर आप खुद चल के जा सकते हैं सब्जेक्ट के क्लोज़र तो चले जाइए, नहीं तो मत करिए। ये डिजिटल जूम है, दो तरीके के जूम होते हैं, ऑप्टिकल जूम और डिजिटल जूम। ऑप्टिकल जूम क्या करता है, क्वालिटी पे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने देता, वो आपको उसी क्वालिटी में क्लोज़र ले जाता है। लेंसेज जैसे वो आप देख रहे हैं बड़ा लेंस, उसका यही काम है करने का। बट इसमें क्या है, आपका जो एरिया, पिक्चर मान लो आपकी इतनी बड़ी है, जब आप जूम कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, इसको क्रॉप कर रहे हैं साइड से, तो आप रेजोल्यूशन खो रहे हैं। बहुत गंदे रेजोल्यूशन में पिक्चर आती हैं अगर आप ऐसे करके पिंच करके जो है आप सोचें जूम कर लें। आप उसको बाद में निर्णय ले सकते हैं जब आप एडिटिंग कर रहे हैं कि आपको कितना क्रॉप कर सकते हैं कि आप क्वालिटी को ज़्यादा लूज़ ना करें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो फोकस और एक्सपोजर है उसका ध्यान रखना। अब फोकस क्या होता है कि जब भी आप अपने कैमरे को देखते हैं, किसी को पॉइंट करते हैं फ्रेमिंग करने के लिए, तो आप ऐसे टैप करते हैं फोकस के लिए, राइट, किसी के फेस पे कि यहाँ पर फोकस पड़े। अब कैमरा क्या करता है कि फोकस को अज्यूम करता है कि एक्सपोजर के लिए भी उसको वहीं से मीटरिंग करनी है। मतलब कि फ़ोटो, ये जो कैमरा आपका कोशिश करेगा जानने की कि कितनी लाइट है, कहाँ पे फोकस करना है और कितनी लाइट है, वो एक ही स्पॉट से करने की कोशिश करेगा। अगर आपके फेस में जितनी लाइट है वो उतना ही सोचेगा पूरे फ्रेम में इतनी लाइट है, वो उस तरीके से फ़ोटो को ब्राइट या डार्कर बनाएगा, और वो हमेशा गलत होता है। तो अच्छे कैमरा ऐप की अगेन क्यों ज़रूरत है, वो इस दोनों चीज़ों को सेपरेट कर देता है, राइट, फोकस को एक्सपोजर से। तो मैं कहूँगा कि अगर मैं आपकी पिक्चर ले रहा हूँ, फोकस आपके फेस पे रहे, लेकिन ये लाइट का अंदाज़ा जो है वॉल से लगाए, या बहुत ब्राइट लाइट है तो वो उस ब्राइट लाइट से आइडिया लगाए, राइट। तो कैमरा जो है वो मैंने उसको दोनों चीज़ों को अलग कर दिया है, फोकस को एक्सपोजर से। अदरवाइज जो ऐप हमें मिलते हैं जो आते हैं फ़ोन्स के साथ, उसमें दोनों एक ही जगह पर होता है, और वो 90% ऑफ द टाइम जो है वो गलत निर्णय लेता है कि कितनी लाइट की वहाँ पर ज़रूरत है। और एक पिक्चर लेने के लिए जितनी ज़्यादा पिक्चर ले सकें आप उतना अच्छा है। अगर मेरे को आपकी एक पिक्चर लेनी है तो मैं आपकी 15 लूँगा, 20 लूँगा, मेरे को चाहिए एक ही, फिर बाद में देखूँगा कि कौन सी अच्छी आई। एक अच्छी फुटेज क्या है, सबसे पहले स्टेबल हो, वो स्टेबल मतलब शेक कम हो। हमने पहले से ग्रिप के बारे में बात की है कि ये जो है ग्रिप अच्छी है। जब भी आप ट्राइपॉड यूज़ कर सकें आप ट्राइपॉड का इस्तेमाल करें। जैसे ये एक है, छोटा सा है, बट एटलीस्ट इससे ये होगा कि हाँ, मतलब कि बहुत ही अच्छा स्टेबल होगा, स्पेशली इंटरव्यूज़ के लिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो बड़े वाले भी जैसे ये सर यूज़ कर रहे हैं, परफेक्ट, वो भी अच्छा है। बट जो भी है आपके पास छोटा हो, अगर ट्राइपॉड ना भी हो, अगर मेरे को यहाँ पर लेनी है तो मैं ऐसे ज़्यादा करना पसंद करूँगा। सॉरी, अगर मैं ले रहा हूँ या ऐसे करके, इसके बजाय कि मैं अपने हाथ से किसी का इंटरव्यू लूँ, राइट। बट ऑफ कोर्स रायट सिचुएशन में यू कांट डू दैट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वीडियो लेने में ये है कि जो है, अगर मेरे को भाई का लेना है तो धीरज भाई के लिए मैं उनके आई लेवल पे जाके लूँगा, ऐसे नहीं लूँगा। अगर आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं तो आप ऊपर का एंगल देखते हैं। ये मैं इनको नीचा दिखा रहा हूँ, अगर ये बैठे हुए हैं और मैं खड़ा हुआ हूँ, अगर वो खड़े हैं मैं भी खड़ा हूँगा, अगर ये बैठे हैं तो मैं भी इनके सामने बैठ जाऊँगा, ताकि आई लेवल पे इनका मैं कैमरे को रख सकूँ। और नीचे से ऊपर दिखाना मतलब किसी को बड़ा दिखाना, चाहे वो विलन हो या हीरो हो, जो भी पर्पज़ है। बट क्लियर ऑडियो बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली इसमें क्या होता है प्रॉब्लम इंटरव्यूज़ में, कि मैं इतना दूरी पे होऊंगा, अगर मैं नासिर भाई का इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मैं इतनी दूरी पे रखूँगा कैमरा को, राइट। अब उससे क्या होगा कि जब ये बात कर रहे हैं तो ये इसका माइक एक तो बहुत छोटा और गंदा है, वो एटमॉस्फेयर की आवाज़ ज़्यादा लेगा और उनकी कम, हिसिंग साउंड बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके लिए अलग से माइक्स आते हैं। ये जैसे एक है रोड वालों का, तो ये लंबी वायर के साथ है, ये मेरे ख्याल से 10 मीटर की वायर है। और ये भी जो है ऐसा कॉलर माइक है,
इंटरव्यू में भी मैं वही करूँगा कि आपको सेंटर में ना रखे, ऑफ सेंटर में रखूँगा और आप एम्प्टी स्पेस की ओर बोल रहे हैं, राइट। लेकिन अगर मेरा ऐसा इंटरव्यू है कि आप कैमरे से बात कर रहे हैं, आप डायरेक्ट अपील कर रहे हैं ऑडियंस के साथ, तब आप कैमरे में देखेंगे ना कि इंटरव्यू की ओर देखेंगे। तब जो है मैं आपको सेंटर में डालूंगा।